वैसे तो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के सारे सवाल आपको करवा दिए थे, लेकिन कुछ रह गए थे। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हम 1 मोल H2O2 से या H2O से O2 बनाते हैं, तो हमें इसमें कितने फैराडे करंट पास करनी पड़ेगी, ये सवाल है। ठीक, क्लियर है? बेटा इधर देखो, इसका एक तरीका तो है कि पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें। हालांकि उसकी भी ट्रिक मैंने दे रखी है, आओ हरिद्वार चलें, हो जाएगा बैलेंस। लेकिन फिर भी उसमें मुझे लगता है पूरा 1 मिनट चला जाएगा, इतना तो लगेगा ही। अगर आप बैलेंसिंग नहीं करना चाहते हो और 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहते हो, तो एक तरीका और है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो जानते ही हो, यहां ऑक्सीजन कितना होता है, -2, और यहां ऑक्सीजन कितना है। अब -2 और 0 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 2 फैराडे लिख लो और इनटू, ये समझ में आया 2 फैराडे मैंने कैसे लिखा। डिफरेंस का जितना भी है उसमें फैराडे लिख दो। अब एक बात बताओ, रिएक्शन ये कर रहा है कि वाटर कर रहा है, और तुम किसके ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो, ऑक्सीजन का। तो ये बताओ कि 1 मोल ऑक्सीजन में, नहीं सॉरी, 1 मोल वाटर में ये ऑक्सीजन के भी कितने मोल होंगे, एक ही होगा। तो 1 मोल जिस कंपाउंड को लिए बैठे हो, उसमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, उसके कितने मोल हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 1 ही हो गया तो। और हमारा यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और 2 फैराडे होगा। अब आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किससे? नहीं, चलो मैं ये तो मान सकता हूं कि नंबर ऑफ, लेकिन सबका इन्फेक्टर कहाँ याद रहता है कई बार, है ना। तो मुझे लगता है कि तो पहली बार क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है कि 1 मोल K2Cr2O7 को हमने एक रिएक्शन करा के क्रोमियम 3+ बना दिया। बताओ इसमें करंट फैराडे में कितनी पास होगी। ठीक है, तो यहां क्रोमियम +6 है, यहां क्रोमियम +3 है, तो 3 फैराडे तो होगा ही इनटू, और इसके 1 मोल में क्रोमियम के 2 मोल हैं, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 फैराडे आंसर हो गया। और अगर कूलाम में पूछा जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। सही है। अगर किसी ने कहा 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करो, तो यहां +2, यहां +3, डिफरेंस 1 फैराडे का तो होगा ही, है बेटा। और इसके 1 मोल है, Fe भी 1 है, तो 1F कर दो। ठीक है। अगर हमने कहा कि MnO4 से मैं Mn2+ बना रहा हूं या MnSO4 बना रहा हूं, और इसके मैंने ले लिए 100 ml ऑफ 0.1 m, और इसके MnO4 को मैंने MnSO4 में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। रुको, कुछ नहीं यार, अभी तक हर जगह 1 मोल का निकाल रहे थे, अब 1 मोल नहीं है, तो 100 इंटू 0.1
बाई 1000, क्या ये वैल्यू 0.01 मोल हो गई? इसका मतलब अब आपको 0.01 मोल का निकालना है। तो पहले यहां Mn7 है, यहां Mn2 है, तो 5 फराडे तो होगा ही। रुक जाओ, अगर मैं इसका 1 मोल लेता तो Mn भी 1 होता, है ना? सर Mn ही क्यों? क्योंकि Mn का ही ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है ना? तो जब 1 मोल था तो Mn भी 1 ही था। तो अगर मैं 0.01 मोल लूंगा कि MnO4 का, तो उसमें Mn भी कितना होगा? 0.01 होगा। तो 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर 0.05 फराडे होगा। तो बैलेंसिंग से बचिए और इस तरीके से करिए। ठीक है, करा दिए इस तरह के क्वेश्चन जो कि कल नहीं हुए थे। और अब अंतिम टॉपिक इस पॉइंट का, जिसको हम लोग कहते हैं करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी, ठीक बेटा? देखो, अगर मैं ये लिखता हूं और ये बनाता हूं, तो देखो बेटा इधर, क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को भेज दूं या उसके बराबर चार्ज दे दूं तो मुझे एक सोडियम का एटम मिल जाएगा? मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भेज दूं तो मुझे एक सोडियम मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन भेज दूं तो क्या मुझे 1 मोल सोडियम नहीं मिलेगा? और 1 मोल इलेक्ट्रॉन भेजने का मतलब 1 फराडे भेजना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अब कि अगर 1 फराडे मैं चार्ज पास करूंगा तो मुझे 1 मोल सोडियम मिलेगा? ऐसे ही अगर Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर अल्युमिनियम बनाती है तो मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं 3 फराडे पास करता हूं तो क्या मुझे 1 मोल अल्युमिनियम मिलेगा? ठीक, ये मेरी कैलकुलेशन है कि अगर मैं 3 फराडे करंट पास करूंगा तो मुझे 1 मोल अल्युमिनियम मिलेगा। मैं लैब में गया, मैंने 3 फराडे चार्ज पास किया और मुझे 1 ही मोल अल्युमिनियम मिला। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो करंट है वो 100% एफिशिएंट है, क्योंकि हमने जितना सोचा हमें उतना ही मिला। ठीक, लेकिन पता लगता है कि मुझे 3 फराडे पास करने पर अल्युमिनियम का 1 मोल नहीं मिला, 0.75 मोल मिला। तो इसका मतलब हमारी करंट 100% एफिशिएंट नहीं है, और आपको डेटा से दिख रहा होगा कि 75% एफिशिएंट है। इसी को ही हम करंट एफिशिएंसी बोलते हैं। कल से अभी तक हम लोगों ने जितनी भी प्रॉब्लम्स करी हैं उसमें करंट एफिशिएंसी हमने 100% मानी थी। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में दिया है कि भाई हमने जो है, हमारी करंट 75% है, हमारी करंट 50% है, हमारी करंट 60% है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो पहली बात तो यह है कि अगर मैं करंट एफिशिएंसी की बात करूं तो इसका फार्मूला होता है मास डिपॉजिटेड, कितना मास डिपॉजिट हुआ, डिवाइडेड बाय मास टू बी डिपॉजिटेड इनटू 100, इनटू 100।
यानी मास डिपॉजिटेड अपॉन मास टू बी डिपॉजिटेड इनटू 100। ठीक, मास या मोल दो भी ले लो। भाई देखो, जैसे मेरे को ये कहा जाए कि मैंने 3 फराडे पास करी और मुझे 0.75 मोल अल्मुनियम मिला, तो ये पहले बताओ मास या मोल डिपॉजिटेड कितने हुए? 0.75। कितने डिपॉजिट होने चाहिए थे? 1 × 100। यानी इस केस में हमारी करंट 75% ही एफिशिएंट है। आ गया समझ में? तो करंट एफिशिएंसी क्या चीज है, समझ में आया है ना? तो ऐसी स्थिति में अब हमारे लिए एक फार्मूला तो ये होगा और एक फार्मूला और भी होगा जिसको हम करंट एफिशिएंसी का और बता सकते हैं। करंट एफिशिएंसी को हम एक फार्मूला और देते हैं कि आई एक्चुअल क्या है, आई मतलब चार्ज आपने कितना भेजा, और आई पास मतलब कितना पास करना चाहिए था, इनटू 100। इस तरीके से भी हम जो है करंट एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं कि भाई चार्ज कितना पास करना चाहिए था, कितना पास किया, उनके रेशियो को भी हम देखकर क्या कह सकते हैं, करंट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। चलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब मैं जो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ इस तरह का था कि हम नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना चाहते हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। और शायद इसके 12.3 ग्राम हमें लेने हैं, मतलब 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को हम एनिलीन में करना चाहते हैं। और हमारी जो करंट एफिशिएंसी है वो 50% है। तो उन्होंने पूछा था कि चार्ज हम कितना पास कर दें जिससे कि हमारा ये काम हो जाए। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, करें, क्वेश्चन समझ गए? क्या क्वेश्चन था बेटा, बताना भाई। तुमने तो बिल्कुल है शॉर्टकट कर दिया यार। पूरी बात बताओ ना। 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन बनाना चाहते हैं और हमारी करंट एफिशिएंसी 50% है। इसका मतलब आप समझते हो कि जितनी करंट आप भेजोगे उसकी आधी खराब हो जाएगी। तो जैसे मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि मेरे बाजार में 10 रुपए खर्च होंगे, मुझे कोई सामान खरीदना है, और मेरे को अगर मान लो ऑटो से जाना पड़े तो 10-15 रुपए और लग जाएंगे। तो क्या हम घर से 10 ही रुपए या 15 रुपए लेके चलेंगे? नहीं, हम किराए का भी पैसा जोड़ लेंगे और जो वहां मेरे को खर्च करना है उसका भी पैसा जोड़ लेंगे, और उतने अमाउंट तो हम लेके ही चलेंगे या उससे थोड़ा ज्यादा लेके चलेंगे। ज्यादा लेके मत चलना, समय खराब है ना? पता लगा कोई आ जाए हैं। तो इस तरह से मैं एक बात कहना चाहता था, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि इन्होंने कह दिया है कि हमारी करंट 50% खराब है। तो क्या आपको नहीं लगता है यहां से यहां तक जाने के लिए जितना मुझे आई चाहिए, जितना मुझे चार्ज चाहिए, अगर वो मैं निकाल दूं, ठीक है, मान लो 10 फराडे चाहिए, लेट सपोज 10 फराडे चाहिए, तो मुझे 20 फराडे करंट भेजनी पड़ेगी। पता है क्यों? 20 में तो 10 खराब हो गई, काम तो 10 ही आनी है और 10 ही चाहिए। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन से जो चार्ज आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसका डबल होगा। यानी उस केस में इधर तो हटा दिया, एक फार्मूला नहीं लिखा था, आई एक्चुअल अपॉन आई पास्ट, वो लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो 50% है, तो 50% तो सीधा सीधा समझ में आ जाता है ना? इसमें फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है? आ गया समझ में? चलो, अब इस क्वेश्चन की एक विशेषता है।
ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि आप ऐसे लिख दो और आपको पता लग जाए कि Al3+ से हम अल्मीनियम बनाना चाहते हैं, तो इसमें एक मोल के लिए कितना चाहिए? 3 फराडे। तो इतने मोल के लिए कितना होगा? इसका मोल निकाल लेंगे। और मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि इसका जो मोलर मास होता है वो 123 होता है ना? और आईआईटी में जब ये था तो इसको अगर मैं 123 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू हो गई 0.1 मोल, यानी 0.1 के लिए करना है। यहां पर मुझे एक बात बताओ, जैसे यहां तो आपने 3 फराडे बता दिया था एक मोल के लिए, यहां कैसे निकालोगे? 6 आएगा। अगर मुझे एक मोल नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन बनाना हो तो इस गुड़िया ने बोला 6 फराडे आंसर आएगा। सुनो, अगर इसकी बात में मान लो सही है तो एक मोल के लिए 6 फराडे बेटा, तो 0.1 मोल के लिए 0.6, लेकिन आंसर 1.2 फराडे होगा। वो 50% भी तो है। कहानी कहां टिक गई? 6 फराडे कैसे आया? है ना? अब देखो, क्योंकि इसमें तो आपने चेंज फटाफट निकाल लिया, इसमें कहां से निकाला? तो बेंजीन है ना? अब बेंजीन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, उनमें उनका चलो हाइड्रोजन का तो फिर भी फिक्स है, लेकिन कार्बन का तो कुछ भी हो सकता है। ठीक। देखो मैं आपको तरीका बताता हूं जब ऐसी स्थिति हो। एक बात बताओ, मुझसे कोई कहे कि PbSO4 में सल्फर की बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपको नहीं पता है। अब आपको सिर्फ इतना पता, ऑक्सीजन का पता है, लेड का पता ही नहीं कितना है, कि 2 है कि 4 है। समझे? तो आम स्टूडेंट सोचता है यार ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, तब भी ये पता होगा। एक तरीका और, इसके आयन बनाओ। आयन बनाने के बाद जो सल्फेट अलग होगा वो क्या होगा? ये तो पता होगा। बस इसी में सल्फर का निकाल दो, लेड को हटा दो, जरूरत ही नहीं। ऐसे ही बेंजीन दोनों जगह कॉमन है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो एक बॉन्ड टूटेगा ना भाई जी, कि दो? तो एक NO2-। समझ में आया कि नहीं आया? है? और इसको भी तोड़ो तो NH2-। कर दिया है? और अब देख लो ना, कुछ और आएगा। यहां कितना आएगा? N का +3, और यहां N का कितना आएगा? -3। तो +3 से -3 के बीच का डिफरेंस 6 फराडे का होगा। आया समझ में? ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? ठीक, कर लोगे। लेकिन इसका आंसर 6 फराडे × 0.1 × 2 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1.2 फराडे। आ गया? एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, बाकी तो सिंपल है। बोले जी ऐसा है, 100 ml ऑफ 0.1 m CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करी। ठीक है, 100 ml ऑफ 0.1 m CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करी। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा अगर हमारी करंट एफिशिएंसी 60% हो? इसका मतलब समझते हो कि जितना हम सोचेंगे उसका 60% हमें मिलेगा। ये क्वेश्चन तो आसान हो गया, चलो आप ये लोग कर लो, मैं क्या करूं? करो, करके दिखाओ इसको। ये तो आसान है। और तब तक मैं बोर्ड पर एक अंतिम क्वेश्चन और मेरे ध्यान आ गया। 100 ml ऑफ 0.001 m निकल सल्फेट
is electrolyzed using nickel electrode, ठीक है, by passing 2.0 ampere in 30 minutes. Calculate new molarity of nickel after electrolysis. हाँ भाई, आया इसका आंसर? नहीं आया? हाँ, 0.762 ग्राम है। बताओ भाई शुभम, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाओ बेटा। तो फर्क है काफी। रोहित भाई, चलो मैं करता हूं। देखो, कमाल करते हो। देखो, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है? CO। यही होता होगा। आप ये बताओ कि अगर मैं 1 मोल कॉपर को जब डिपॉजिट करना होता है, कै फराडे चाहिए होता है? आपके पास कै मोल है? 0.01। तो क्या क्या पूछा है? क्वेश्चन किया कैसे बेटा? जब इन्होंने कॉपर को पूछा है, कॉपर की अमाउंट, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि हम चार्ज कितना पास कर रहे हैं। ये तो यही नहीं इसमें, कितने परसेंट? हाँ, मास। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 2 फराडे पास करने पर 1 मोल मिलता है कॉपर है? तो आप कह रहे हो कि करंट एफिशिएंसी तो हो गई 60%, ओके, डिवाइडेड बाई मास डिपॉजिटेड, ये तो आपको एक्स निकालना है, टू बी डिपॉजिटेड है 0.02। हाँ तो बोलो, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या लिखूं? 0.01 इन, अच्छा, इनटू, अच्छा यहाँ 63.5। हाँ ये ठीक लग रहा भाई, इस बात में तो दम है। हाँ ये ठीक है, गुड, ये सही है। ये हो सकता है कि भाई करंट एफिशिएंसी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, 60% दी है, मास डिपॉजिटेड एक्स माना, टू बी डिपॉजिटेड कितना करना है इनटू 100। लेकिन यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस परिस्थिति में इससे बेहतर आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये मैंने पूरा लिखा है। लीजिए, एक टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म हो गया। हाँ भाई, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं है। और कल जब आप आओगे, कल तो वैसे फिजिक्स की क्लास होगी, लेकिन हम आपको डीपीपी दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। आज आपके पास में जो स्टडी मटेरियल है, इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन जरूर कर लें, ये मैं आपसे वादा चाहता हूं। ये अच्छा आंसर दिया भाई शुभम ने, मुझे लगा डेटा इनसफिशियंट है।
बोलो बेटा। इतनी देर लगा दी? चलिए, रोक दो। बस अपना पेन चलाना बंद करो। रोक दो। मैं बोलूं? मैं यही देखना चाहता था कि आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाई जाती है उसको समय पे आप यूज कैसे कर सकते हो। पहले कितनी मोलारिटी थी? यह है। क्या पूछा अगले ने? आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस उसकी नई मोलारिटी क्या होगी? पहले कितनी थी? 0.001। अरे भाई जी मेरे, अब भी यही होगी। सॉल्व क्या कर रहे हो? यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। याद नहीं आता आपको? कल नहीं परसों, जब हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते थे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो क्या होता था? कॉपर सल्फेट की मोलारिटी में कोई फर्क पड़ता था? आज क्या कर रहे हो? निकल सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस निकल की प्रेजेंस में कर रहे हो। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। जो पहले हुआ अभी यही रहेगी। उसी सॉल्ट सोल्यूशन का उसी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वही मोलारिटी रहती, कोई चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि निकल का ही ऑक्सीडेशन होता है और निकल का ही रिडक्शन होता है। तो तुम सॉल्व क्या कर रहे हो? ये जो 2 एम्पियर और 30 मिनट दिया है, ये तो आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर यही हो गया। नहीं आया समझ में? ये तो सॉल्व तब करना जब यहां निकल की जगह क्या हो? प्लेटिनम। लेकिन मेडिकल का पेपर है। अब ये सवाल लंबा हो जाएगा। हो तो जाएगा कैसे? देखो, देखो कैसे होगा। अब मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो समझ गए। तो 1 सेकंड का आंसर है। लेकिन मान लो अगर प्लेटिनम आ जाए तो, वैसे आएगा नहीं, आ गया तो का एम्पियर इनटू टी 30, रोहित भाई, 60 डिवाइडेड बाई, कल का जादू याद होगा, इतने फराडे करंट पास करी, इतने ही इक्विवेलेंट क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे। उतने ही इक्विवेलेंट क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे। बोलो। इक्विवेलेंट एन फैक्टर 2। निकल 2 + से 0। तो इक्विवेलेंट मोल्स कितने हुए? बाई 2। इतने मोल्स डिपॉजिट हो गए, खत्म। थे कितने मोल्स? 100 इंटू 0.001 / 1000। थे इतने। जो भी हैं डिपॉजिट कितने हो गए? इतने। बचे कितने? माइनस। बोलो।
तो नई मोलैरिटी नए मोल्स पे, नए मोल्स कितने, इन दोनों का डिफरेंस कितना, x माइनस वाई, अगर इसको x और इसको y मान लूं तो डिवाइडेड बाय 100। अगर ये 100 है तो 1000 से डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि लीटर में चाहिए मोलैरिटी। नहीं आया समझ में? तो प्लेटिनम हो तो ऐसे करो, लेकिन जब निकल दिख जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए कॉपर सल्फेट की, कॉपर के साथ में इलेक्ट्रोलिसिस करी, इसमें इतने एम्पियर करंट पास करी, इतने टाइम तक पास करी, वगैरह वगैरह, करंट एफिशिएंसी पता नहीं क्या क्या दे रखा है। सीधी बात है, जितनी पहले मोलरिटी है अब भी वही होगी। और ये क्वेश्चन फिर से बता दूं, आईआईटी एडवांस में आ चुका है, लेकिन यूज करना सीखो। आ गया समझ में? ओके भाई जी, अब आप मेरे से, चलो अब मैं आप मेरे से इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन किसी भी बुक से किसी भी समय पूछ सकते हैं। आपकी बारी है। मैंने तो एक ही फार्मूला जानता हूं, नंबर ऑफ फराडे और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल। आया समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन इस थ्योरी के भी आते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या बनेगा, और न्यूमेरिकली भी आते हैं। फराडे लॉ मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, अब इस चैप्टर का, हाँ जी, कर दूं दूसरा हिस्सा शुरू है भैया। अभी तो सबसे जो खतरनाक वाला हिस्सा है, जिस पे बड़े बड़े बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं, जो नर्स इक्वेशन वाला इलाका है, वो गलतियां आपसे बेटा, वो आपसे ना हो, इसके लिए पहले मैं दूसरा स्टेप पहले फटाफट पढ़ा देता हूं, और थर्ड स्टेप सबसे जोरदार होगा। जैसे बच्चे नहीं कहते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा दो, तो नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस से उतनी समस्या नहीं है, उसे कंडक्टेंस से उतनी समस्या नहीं है, वो नर्स्ट इक्वेशन में क्वेश्चन में फंस जाते हैं। है मेरे पास सबका इलाज है, आप चिंता ना करो, अगले वीक तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस चैप्टर का हो जाएगा। लेकिन बेटा, मेरे सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप घर पे, अब मानते होगा 10 क्वेश्चन तो मैंने कराए होंगे कम से कम, तो घर पे जाके कम से कम 20 नहीं करोगे नए, फिर फायदा क्या होगा? और मेरे से तो आप कुछ भी पूछ लो। तो अब आता है कंडक्टेंस। कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जानते ही हो सब। तो सीधे काम की बात करेंगे, दो तरह के कंडक्टेंस होते हैं। एक तो होता है मेटालिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक। हाँ बेटा, डिफरेंस देखो, एक में कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, एक में फ्री आयंस की वजह से होती है, दूसरा एक में डिकम्पोजिशन नहीं होता है, एक में डिकम्पोजिशन होता है। बताऊंगा इसका क्या मतलब है। और तीसरा है, फिजिक्स में पढ़ते होगे कि मेटेलिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, शुरुआत हो गई नए टॉपिक की है, क्लियर है? और इसमें भी देखना, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, लेकिन पहले एक बार थ्योरी पढ़ लो, ठीक है? जितना भी कोई क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ फराडे इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सबसे हो जाता है सवाल, सबसे हो जाता है, कैसा भी सवाल हो। जब आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो मेडिकल का क्वेश्चन लेवल तो उनसे कम होता ही है। चलें जी, शुरू करें। बताओ, इधर देखो, ये जो वायर जा रहा है, दिख रहा है, इससे जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टेंस को आप क्या कहेंगे? मेटालिक। लेकिन लैब में गए, बीकर में पानी लिया, नमक मिला दिया, कंडक्टिविटी उससे जो मिली उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। पहला समझ में आया? बताओ, इसमें कौन दौड़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। वहां कौन दौड़ रहा है? आयन। सही है भाई। बोलो, किस में टूट फूट नहीं हो रही है? वायर क्या टूट रहा है?
इसलिए डिकम्पोजिशन नहीं होती है। किस में टूट फूट जरूरी है? NaCl में। और फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि मेटालिक कंडक्टेंस टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या रीजन देते हैं? रीजन ऐसे देते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन अपने कर्नल से बार बार टकराएगा। बोलो भाई, क्लियर है? फिजिक्स की भाषा में रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन को मिलने वाला समय, अगर वो जल्दी जल्दी करेगा कोलिजन तो रिलैक्सेशन टाइम। और फिजिक्स कहती है कि रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से कंडक्टेंस कम हो जाती है। इसीलिए मेटालिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कर्नल क्या होता है? मिलिट्री में होता है ना? कर्नल कहां होता है? मिलिट्री में होता है, ठीक है। तो भैया ऐसा है, कर्नल मिलिट्री में होता है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अब आ जाओ, केमिस्ट्री में कर्नल क्या होता है? सोडियम का एटम बनाओ। पहले ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन? दो। दूसरे में कितने? आठ। तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। और तीसरे में बोलो एक। है ना? ये बात तुम लोग जानते नहीं थे ना? देखो मैंने अभी अभी बताई आपको, ठीक है। इतनी बड़ी बात आपको बताई कि सोडियम के पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आठ, और तीसरे में एक। हो गया। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये पहले बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री होगा कि नहीं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो देना चाहेगा। अब जरा ये हिस्सा बताओ, ये क्या चीज होती है? क्या ये पूरा एटम नहीं है, बस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर? इसने पूछा कर्नल क्या होता है, तो एक तो मिलिट्री में होता है, और केमिस्ट्री में कर्नल क्या होता है? पूरे एटम में से आउटर के इलेक्ट्रॉन हटा दो तो जो एटम बचेगा उसी को ही हम कर्नल कहते हैं। अब इधर देखो, अगर मेटेलिक कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट क्या है? फ्री। तो और ये वाला हिस्सा जो है, इस पे चार्ज कैसा होगा? प्लस। ये वाला हिस्सा प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन अलग। फिजिक्स कहती है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का अपने कर्नल के साथ क्या कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या चीज घट जाती है? रिलैक्स करने का टाइम घट जाता है। सिंपल सी बात है, फिजिक्स क्या जर्नल बात करो, आप ही का ही रिलैक्स करने का टाइम मैं खत्म कर दूं तो आप मेरा विरोध नहीं करोगे? करोगे ना? विरोध करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। विरोध करने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं नमक को और गर्म कर दूं तो नमक और टूटेगा, आयन और पैदा होंगे, कंडक्टेंस और होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन ये फिजिक्स की कंडक्टेंस है, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री ये पढ़ना है। कौन सा? हाँ, अब आपको समझ में आया क्या पढ़ना है? नाम क्या है? सब नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ना है। लिखो आगे एक पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड। पहला, सैल्यूट। सैल्यूट। आगे इंटरेक्शन। दूसरा, सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। और तीसरा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हम्म, कोई बताए? हम लोग तो पढ़ाने लगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट बोलते थे, नहीं तो मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं। हम लोग तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं पढ़ा करते थे, कुछ और पढ़ते थे, वही मुझे अभी याद आ गया। और आज उस शब्द को सुनकर हंसी आती है, लेकिन उस समय बड़ा ही कॉमन चीज होती थी। किसी को हिंदी पता है इसकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की?
घुलनशील? अरे नहीं भाई, घुलनशील तो होता है सॉल्युबल को बोलते हैं घुलनशील। इसको सलूट को बोलते हैं विलेय, और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। समझे? हाँ, विलेय और विलायक। तो उस समय की लैंग्वेज याद आती है कि देखो उस समय कितना हम यूज टू और कंफर्ट जोन में होते थे। आज देखो लैंग्वेज बदल गई, तो आज हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करने लगे हैं। देखो, लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होती। आपके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप कहीं भी आगे निकल सकते हो। तो ये पहले बताओ कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा? अब जरा देखो, एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के छोड़ दो, इंटू Q1 Q2 by R²। ये फार्मूले की वैल्यू आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है? ये बताओ, अगर सल्यूट सल्यूट के पार्टिकल्स पास होंगे तो डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज्यादा होगा, और अगर आयनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनकी मोबिलिटी कम होगी। क्यों? प्लस को माइनस रोक लेगा, माइनस को प्लस रोक लेगा, तो मोबाइल नेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन के बढ़ने से आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, क्या बोलूं, कम होगी, है ना? दूसरा क्या है बेटा? सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जल्दी बताओ, लिथियम प्लस में और सीजियम प्लस में बड़ा कौन है? सीजियम प्लस बोलोगे सर ये कोई सवाल है, लेकिन पानी में डाल दो, बड़ा हो जाएगा। क्यों भाई? एक मिनट को, लिथियम प्लस छोटा, सीजियम प्लस बड़ा। मैं मानता हूं ये लिथियम प्लस हो गया, ये सीजियम प्लस हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने पानी में डाला, ये पहले बताओ, क्या पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको इस तरीके से घेर लेंगे कि नहीं घेर लेंगे? क्या उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल इसको भी घेरेंगे क्या? लेकिन इस पे क्या पता एक या दो ही लेयर बचे, तो अब बताओ पानी में कौन बड़ा दिख रहा है? तो एक बात ये बताओ, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ में अट्रैक्शन ज्यादा करता है, तो इसका मतलब सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा करता है, तो पानी के अंदर सॉल्यूट बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो चलने फिरने में दिक्कत आएगी, मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम प्लस एक्वस और सीजियम प्लस एक्वस में बेटर कंडक्टर कौन है? बेटर कंडक्टर कौन है? सीजियम प्लस। हो गई बात? इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में छोटा वो पानी में बड़ा, और पानी में बड़ा तो पानी में भारी, और भारी तो कंडक्टेंस कम, वगैरह वगैरह, ठीक है? और एक पॉइंट अभी मैं बात करूंगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। हाँ बेटा, अगर सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा है, तो फिजिक्स की भाषा के अनुसार विस्कोसिटी सॉल्वेंट की ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा है तो सॉल्वेंट विस्कस है बेटा। अब एक बात बताओ, मैं किसी सॉल्यूट को मोर विस्कस सॉल्वेंट में कहूं चलो, तो क्या चलने में दिक्कत नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी, कंडक्टेंस कम होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ने से भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस घटेगी। यानी कुल मिलाकर एक बात कह सकते हो, ये तीनों फैक्टर अगर बढ़ेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं, घटेगा। मैंने शॉर्टकट में ऐसा लिख दिया है। थ्योरी समझा रहा हूं, ठीक है? तो आया समझ में? क्लियर हुई बात? याद हो गया सबको अच्छी तरीके से? लेकिन अब मुझे सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखकर बताएं कि अब मैं एक बहुत ही स्पेशल बात बताने जा रहा हूं। अभी अभी हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लेके निकले? जो छोटा है पीरियोडिक में वो बड़ा है, भारी है, लेस कंडक्टर है, पक्का? लेकिन केमिस्ट्री में कोई बात हो और एक्सेप्शन ना हो, तो मजा ही नहीं आता कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने का। रुक जाओ,
है कोई स्टूडेंट जो मुझे बताएगा? हम लोग अभी क्या पढ़ के आ रहे हैं? जो छोटा है वो पानी में बड़ा है, भारी है, कंडक्टेंस कम है, यही बोला ना? इसका एक्सेप्शन बताओ। एच? और कोई? इसका एक्सेप्शन है। अच्छा, आप बता सकते हो दुनिया में सबसे छोटा कैटायन कौन होता है? एच प्लस होता है। एच प्लस इतना छोटा होता है कि इंडिपेंडेंटली रह ही नहीं सकता। आयनिक इक्विलिब्रियम में नहीं देख रहे थे? है भाई। और पानी में डाल देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसकी कंडक्टेंस तो सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं, दुनिया में जितने भी कैटायन हैं उसमें सबसे ज्यादा कंडक्टेंस इसी की होती है। और एनायन में सबसे ज्यादा किसकी होती है? OH माइनस की। सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होती है ईशु भाई? H प्लस की। और उसके बाद OH की। और ये बता सकते हो इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? H प्लस की। अब मन में बात आ गई कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि जो छोटा है वो बड़ा है, भारी है, उसकी कंडक्टेंस कम होनी चाहिए, फिर तो इसकी कंडक्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, और आप तो सबसे ज्यादा बता रहे हो गया एक्सेप्शन। इसको छोड़ दो, बाकी हर जगह ये नियम लगता है जो मैंने पढ़ाया अभी आपको। नहीं आया समझ में? लेकिन बच्चे ये तो जानना चाहेंगे कि सर ये एक्सेप्शन क्यों हुआ। तो मैं अपने 12th के स्टूडेंट को बताता हूं कि H प्लस पानी में जाने के बाद बंदर बन जाता है, इसलिए एक्सेप्शन देखने को मिलता है। आप कहोगे जी बंदर, देखो कैसे। पानी के सामने पानी और उसके भी सामने पानी, और आया कौन? H प्लस। ठीक। अब देखो H प्लस कैसे बंदर बनेगा। आपको पता है H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। आपको पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। आपको पता है O पे लोन पेयर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल होता है। ये H प्लस जंप मारता है किस पे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा क्रिएट होता है? पॉजिटिव। क्यों, समझ में आया है? और मेरी एक ट्रिक रही है +1 +2 में, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता होगा। मैं अक्सर कहता था कि अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बॉन्ड टूट जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है यह बॉन्ड टूट जाता है, और क्या निकलता है? एक नया H प्लस निकलता है, वो यहां अटैक कर देता है। फिर एक नया H प्लस फिर निकलता है, फिर वहां अटैक कर देता है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि H प्लस मंकी की तरह डाल डाल खेल रहा है? पहले वो इस पे अटैक हुआ, फिर इस पे अटैक हुआ, फिर इस पे अटैक हुआ, फिर इस पे अटैक हुआ। यानी ये पानी के अंदर घुसा ही नहीं, पानी ने उसको डुबोए ही नहीं, पानी के मालिक्यूल के ऊपर कूदता जा रहा है। और इसी वजह से इसकी कंडक्टेंस वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये पानी के अंदर थोड़ा अलग ढंग से कूदता फिरता है। ये बंदर है, और बंदर की तो मोबिलिटी क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सही है। तो आपको सर OH माइनस, तो जब H प्लस इधर कूदेगा तो जो बच रहा है OH माइनस वो इधर नहीं कूदेगा। इसीलिए एनायन में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होती है? OH की, याद रखना। और कैटायन में सबसे ज्यादा किसकी होती है? कई बार मैंने पीएमटी के क्वेश्चन में देखा है, HCl को और NaCl को पानी में ले लो, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी? HCl। अब आपको को सर हमें डाटा कहां याद होगा? अरे भाई ClCl तो कॉमन हो गया, H प्लस और Na प्लस में टीचर ने बता ही दिया, तो इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी, ऐसे सवाल बनते हैं। आ गया जी? तो एमंग कैटायन लिख लो सबसे ज्यादा H प्लस की, और एमंग एनायन OH माइनस की। और इस एग्जाम्पल को छोड़ दो तो जो पीरियोडिक टेबल में राहुल भाई
छोटा लगेगा वो पानी में बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो भारी होगा, और भारी होगा तो माधव कंडक्टेंस कम होगी। आ रही थ्योरी समझ में सबको? ना समझने वाली तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब रुको। मेटेलिक कंडक्टेंस फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, हम लोग तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स के जितने भी फार्मूले हैं केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे बेसिक बेसिक टर्म्स बेसिक टर्म इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के क्या होंगे, तो हम लोग भी V इक्वल टू आई आर को फॉलो करते हैं। रेजिस्टेंस तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में भी होगा, हम इसको फॉलो करते हैं। हम बेटा इस फार्मूले को भी फॉलो करते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, जिसमें L क्या होता था फिजिक्स में? लेंथ ऑफ वायर, और A क्या होता था? एरिया ऑफ वायर। अपने पास अब वायर वाला कहानी तो नहीं है, तो क्या बदलाव आएगा अभी हम बता देते हैं, लेकिन ये बताओ, सॉरी, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, समझ गए? रो को फिजिक्स में रजिस्टिविटी कहते हैं, और केमिस्ट्री में इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कभी कभी बोल देते हैं। स्पेसिफिक क्या बेटा? रेजिस्टेंस भी इसको बोल देते हैं। सही है? तो इसके बाद अगला फार्मूला है फिजिक्स की जगह, अगर केमिस्ट्री में कंडक्टेंस लिया जाए, और एक और होता है कंडक्टिविटी। एक होता है कंडक्टिविटी, एक आता है कंडक्टेंस, एक आता है कंडक्टिविटी। चलें जी, शुरू करें। देखो, कंडक्टेंस को केमिस्ट्री में जी से, और कंडक्टिविटी को कापा से शो किया जाता है केमिस्ट्री में, है ना? कंडक्टेंस को तमन्ना किससे? जी से, और कंडक्टिविटी को कापा से। रुक जाओ, जी होता है 1/r, कापा होता है 1/ρ। पढ़ा है तो थोड़े टर्म बदल गए, सही है? बताना तो नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ जाऊं, है ना? अब अगर बताना नहीं पड़ेगा, कापा हो गया 1/ρ। 1/ρ को कापा कहते हैं, 1/r को जी कहते हैं। थोड़ा इसको इलेबोरेट करो, रो की वैल्यू कितनी हो गई? RA/L। तो कापा इक्वल टू क्या हो गया? 1/r इंटू, ये ऊपर चला गया, कितना? L/A। और आपको पता है कि 1/r क्या होता है? G इंटू क्या? L/A। ये फार्मूला केमिस्ट्री में कैसे यूज होगा अभी बताता हूं। डिराइव तो कर दिया एक तरीके से, कापा इक्वल टू G इंटू L/A। ठीक है? आप लोगों से मैंने अभी क्या कहा था? फार्मूले फिजिक्स के यूज होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। ये बताओ, हमारे इसमें L लेंथ ऑफ वायर तो नहीं होगा ना? ए एरिया ऑफ वायर तो नहीं होगा ना? लेकिन ये तो कंफर्म है कि L लेंथ तो होगा ना, ए एरिया तो होगा ना। किसका? मैं बताता हूं आपको, रुक जाओ, रुको रुको, जल्दबाजी में मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, कापा इक्वल टू हो गया G इंटू L/A। अब मैं आपको बताता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर L/A क्या होता है। देखो, अगर मैं इन दीवारों को, एक दीवार ये है, एक दीवार वो है, इसमें एक को कैथोड बना देता हूं और एक को क्या बना देता हूं? एनोड, और बीच में सोल्यूशन भर देता हूं। भर दिया, और ये मैं मान लेता हूं कि कैथोड और एनोड के बीच की जो लेंथ है वो L है। यानी हमारे लिए जो ये L है, L समझ रहे हो क्या है हमारे लिए? L है हमारे लिए डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। क्या है बेटा L? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और जो A है, हाँ जी, ये जो दीवार है,
इसका एरिया होगा कि नहीं होगा? वो एरिया हमारे लिए ए है, तो ए का मतलब हो गया एरिया ऑफ, बोलो बेटा क्या, इलेक्ट्रोड्स। अब जल्दी से मुझे बताओ कि जो फार्मूला आया है कापा इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, इसमें एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, है ना? और ए क्या है? ये जो दीवार है इसका एरिया भी होगा, और उसी को ही हम ए कहेंगे। और फार्मूला बना कापा इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। और अब मैं अगर इसको फिजिक्स स्टाइल में थोड़ा सा डिसाइड कर दूं, डिसाइड वो कर दूं, तो बेटा इधर देखो, इधर देखो, यहीं पे समझा देते हैं आपको। अगर एल 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो कापा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? जी के बराबर आएगी। जल्दी से डिफिनीशन नोट करो, लिखो। कापा इज द कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन लिखा, विच इज प्लेस्ड between the electrodes having 1 centimeter with area 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लिया है? एक छोटा सा सवाल पूछूं, बताना बेटा। एक टर्म लिखा मिल जाएगा, कंडक्टिविटी सेल, और एक मिल जाएगा टर्म कंडक्टिविटी वाटर। ये शब्द देखकर तुम्हें क्या समझ में आता है? व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल, व्हाट इज कंडक्टिविटी वाटर? सेल जानते हो, वाटर जानते हो, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? कंडक्टिविटी सेल किसको कहते हैं, कंडक्टिविटी वाटर किसको कहते हैं? बताओ बेटा, तब तो माने कि आप थोड़ा सा ट्वेल्थ में ठीक ठाक पढ़ के आ रहे हो। और जो बच्चे ऑनलाइन इस वक्त पढ़ रहे हैं, अगर वो जवाब दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं कि कंडक्टिविटी सेल किसको कहते हैं और कंडक्टिविटी वाटर किसको कहते हैं। क्योंकि ये शब्द आपको केमिस्ट्री में दिखाई देंगे जब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स होंगे। कंडक्टिविटी कापा को कहते हैं, कंडक्टेंस जी को कहते हैं। जी 1/r होता है, कापा 1/ρ होता है। अगर आप कापा को डिसाइड करो, डिफाइन करो, तो क्या है? कापा उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जो ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा गया है जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक जवाब आया नहीं, मैं तो आपका टाइम काट रहा था कि भाई किसी भी तरीके से किसी का जवाब आ जाए। मैं ही बोलूं, मैं ही बोलूं? क्या क्वेश्चन है? कंडक्टिविटी सेल किसको कहते हैं और कंडक्टिविटी वाटर किसको कहते हैं? देखो, जिस सेल की हम रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। नोट कर लो, जिस सेल की कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल, उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। हम उसे कंडक्टिविटी सेल का नाम देते हैं। ओके, दूसरा क्या है? कंडक्टिविटी वाटर है। मन में क्या आ रहा है?
ऐसा वाटर जिसकी कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। यही मतलब आता है दिमाग में। सुनो, एक बात बताओ, ऐसा पानी लीजिए जिसकी अपनी ओन कंडक्टेंस, जिसकी अपनी ओन कंडक्टेंस कम से भी कम हो, नेग्लिजिबल हो। ऐसा पानी जिसकी अपनी कंडक्टेंस नेग्लिजिबल होती है, उसे कंडक्टिविटी वाटर कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, अगर मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने NaCl को कंडक्टिविटी वाटर में डिसॉल्व किया, ये मिलेंगे क्वेश्चन। अगर मैंने अनुज सोडियम क्लोराइड को किसमें, कंडक्टिविटी वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कंडक्टेंस आएगी वो NaCl की ही होगी। लेकिन अगर मैंने NaCl को सामान्य पानी में डिसॉल्व किया, तो सामान्य पानी का मतलब क्या होता है, टैप वाटर। और टैप वाटर में जो हम पानी हमें घरों में सप्लाई में मिलता है, उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, और भी चीजें मिलाई जाती हैं, और कई बार अपने आप मिल भी जाती है। क्यों भाई? कई बार अपने आप मिल भी जाती हैं। कई बार जब वो मिल जाती हैं, तो कितने सरप्राइजेस मिलते हैं। अलग अलग चीजों के दर्शन होते हैं पानी में। क्यों भाई? और अलग अलग चीजें मतलब दिखाई जाए ना, यू विल फेस लॉट ऑफ सरप्राइजेस, कि अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा। और बदबू का मजा अलग है, वो अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया, अपना जो टैप वाटर है, वो तो बहुत चीजों के साथ मिलके बनता है। अब मुंह ना खुले अच्छा रहेगा, ठीक है, बट उससे उसकी खुद की कंडक्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और उसमें नमक डिसॉल्व करके मैं अगर कंडक्टेंस को निकालता हूं, तो वो प्योर NaCl की कंडक्टेंस नहीं होगी, उसमें वाटर का भी योगदान नहीं, जबरदस्त योगदान होगा। आया समझ में? तो कंडक्टिविटी वाटर हम लोग पढ़ते हैं, मिलता नहीं। जिसकी अपनी खुद की कंडक्टेंस क्या हो, नेग्लेजिबल हो। तो क्या ये दोनों, सुनो सुनो, न्यूमेरिकल में आएगी बात। अगर न्यूमेरिकल करते वक्त उन्होंने पानी का भी कंडक्टेंस दे दिया, इसका मतलब आपने कंडक्टिविटी वाटर नहीं लिया है। और अगर उन्होंने पानी का कंडक्टेंस नहीं दिया और ये कह दिया कि ये प्योर NaCl का है, बेशक NaCl का पानी के साथ में सोल्यूशन हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको लेना पड़ेगा कि वी हैव टेकन विच वाटर इन विच NaCl इज डिजॉल्व्ड, क्या, कंडक्टिविटी वाटर। तो मैं देखता हूं कि बच्चों को ये चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूं, जिससे कि उन्हें आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। आया समझ में? तो एक बात बताओ बेटा, अभी अभी हम लोगों ने, रोहित भाई, कौन सा फार्मूला पढ़ा, G × L/A? बताओ। कापा सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है। अच्छा देखो, अब मैं आपके सामने एक क्यूब बनाने की कोशिश करता हूं और अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी। देखो, ये हो गया। एक इसका कैथोड बना लो, एक इसका एनोड बना दो, बना लिया। और इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अब जब क्यूब कह दिया और एक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो सोचने समझने की क्या बात है, सारी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब ये बताना, पूरा सोल्यूशन भर दो, पूरा सोल्यूशन ऐसे। जब तक टॉपिक का फीलिंग डेवलप नहीं होती, तब तक बंदा क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। तो आप मुझे ये बताओ, लिख दिया भाई? अब मैंने अगर यहां पे लिख दिया है, तो बताओ इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब।
आराम से सुनना। लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कितना है? ओके। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स बोलो। क्या ये जो कंडक्टेंस आएगी आएगी ना, क्या वही वैल्यू कापा है कि नहीं? तो क्या केमिस्ट्री वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितना घुमा फिरा के क्यों बोलो, कापा उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जो ऐसे क्यूब में रखा गया है जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। है ना भाई? आ गया समझ में? तो शॉर्टकट में फिर से लिख लो, कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, conductance of the solution which is placed in a cube, which is placed in a cube, which is placed in a cube having क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। सही है बेटा? बोलो, क्लियर है? आ गई बात समझ में? रुक जाना भाई, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। कापा समझ में आ गया? इसी जगह पे मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो ये NaCl का सोल्यूशन है और ये जो मैंने मॉलिक्यूल ऐसे दिखा दिए, ये मान लो NaCl के हैं। इस फिगर में कितने NaCl दिख रहे हैं? 6। अब मैंने पानी बढ़ा दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो वॉल्यूम मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यह हुआ कि इसी के ऊपर एक क्यूब और आ गया। नहीं आया समझ में? लेकिन आपने ऐड क्या किया? पानी। पानी मान के चल रहा हूं कंडक्टिविटी वाटर है, यानी उसका अपना कंट्रीब्यूशन खत्म। तो कंडक्टेंस जो आ रही होगी वो तो NaCl की वजह से आ रही, वो तो सही है। लेकिन जैसे ही अगर आपने वॉल्यूम यहां बढ़ा दिया और 1 सेंटीमीटर क्यूब से 2 सेंटीमीटर क्यूब कह दिया, क्या ये 6 आयन यहीं रहेंगे या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके 3 ऊपर चले जाएंगे? चले गए हैं? तो पहले एक रूम में कितने मॉलिक्यूल थे NaCl के? 6। तो 12 आयन हो गए, हर एक में 2 हैं। जब आप वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, तमन्ना, घटेंगे या बढ़ेंगे? कम होंगे, तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। तो ये कापा की वैल्यू डाइल्यूशन करने से घटती है या बढ़ती है? हैं? घटती है ना? लेकिन अगर नॉन कंडक्टिविटी वाटर डाल दो तो कुछ नहीं कह सकते, फिर तो वी विल फील लॉट ऑफ सरप्राइजेस, और उस केस में आंसर कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम कापा के बारे में पूरी सही ढंग से इंफॉर्मेशन समझ में आई भाई जी? नोट कर लो। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन number of ions per centimeter cube, per centimeter cube decreases, so kappa value decreases on dilution, kappa value decreases on क्या बेटा? डाइल्यूशन। बोलो भाई, है? यहां तक अच्छे से समझ में आया भाई? नया टॉपिक स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है, फिर गैप मिल जाएगा। यहां तक पहले बताओ सब कुछ क्लियर है? हैं? बोलो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? हैं? एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा दिया है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। कल जब आप आओगे
मेरी क्लास तो नहीं होगी लेकिन आपको डीपीपी मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले जो तुम लोग स्टडी मटेरियल रखे हो वो तो सॉल्व कर लो। अब उतना अगर आप नहीं करोगे तो देखो कोई फायदा नहीं है। मैं कितने भी चीजों को आसान कर दूं लेकिन अगर चीजों को आप करोगे नहीं तो बातें नहीं बनेंगी। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज जाते जाते बता दूं, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आप जो आप लोग के पास स्टडी मटेरियल है वो मिले और आप मेरे सामने सवाल पूछो। एक बार पीएमटी में क्वेश्चन था, लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, रुबिडियम तक था, के प्लस एक्वस, और आगे कौन आता है? रुबिडियम प्लस एक्वस, यही आ गया ना। पीएमटी का क्वेश्चन था, आज से 2-3 साल पहले का क्वेश्चन था। बताओ इसमें बेटर कंडक्टर आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? आरबी ना, होना चाहिए ना। लेकिन ये आंसर दिया हुआ था। जैसे ही आंसर की आई, उस समय कौन कराता? एनटीए उस वक्त भी कराता था क्या? उस समय सीबीएसई कराती थी। जैसे ही आंसर की आई, सबने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये गलत है आंसर, ये गलत है, सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? उन्होंने बस वही बात है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, उनका आंसर नहीं माना और उन्होंने आंसर ये दिया। तो वो गलत है, पहले भी गलत था, आज भी गलत है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपको किसी बुक्स में अभी मिल जाएगा और उसका आंसर ये दिया होगा, तो वो क्वेश्चन इग्नोर कर देना, क्योंकि वो गलत आंसर है। दोबारा क्वेश्चन आया तो मैं फिर कहूंगा आपको यही करना है। ये आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन उस दिन उस समय भी मैं पढ़ाता था, मैं कहा ये गलत है। और मैं क्या, पूरी दुनिया कह रही थी, इंडिया तो कह ही रहा था कम से कम कि भैया ये गलत है, गलत है, लेकिन वो नहीं माने। और अपनी गलती लोग मानते नहीं है, और पता नहीं उसको ईगो का प्रश्न बना लिया और किसी के नहीं माने। रीजन कहां देते हैं आंसर की में? आंसर की में रीजन कहां देते हैं? वो तो कहते हैं ABCD आंसर है इसका। अब उसके बाद शायद 1000 रुपए पर क्वेश्चन होता है ना, उसको चैलेंज करने के लिए है। तो हम भी वही कह रहे हैं, पर क्वेश्चन 1000 रुपए सबने भर दिए, पैसे भी कमा लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, और ठीक भी नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आपको अगर दोबारा मिल जाए और ये आंसर दिया हो तो इग्नोर कर देना, वो गलत आंसर है। ठीक है? तो अब इसके बाद हम अगले वीक आपसे मिलेंगे, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इतने क्वेश्चन आप करके रखोगे। ठीक है? ओके भाई।